हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द टर्फ एक्सप्लोरर पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो है हमारी माता वैष्णो देवी ट्रिप की। और ये ट्रिप हमने शुरू कर दी है। हम जा रहे हैं नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, जहाँ से हमारी जम्मू के लिए फ़्लाइट है। आप भी माता वैष्णो देवी जाने के लिए फ़्लाइट या ट्रेन या बस या टैक्सी से जा सकते हैं। सारे माध्यम अवेलेबल हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो डायरेक्ट आपको कटरा तक की भी ट्रेन अवेलेबल है, और अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं तो आपको जम्मू तक फ़्लाइट से जाना होगा, देन आपको बस या टैक्सी करनी पड़ेगी। और अगर आप टैक्सी के माध्यम से जाते हैं तो भी आप डायरेक्ट कटरा पहुंच सकते हैं। तो लीजिए, हम आ चुके हैं टर्मिनल 1 पर, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और अनिकेत ने पहले से ही हमारा वेब चेक इन किया हुआ था डिज़ी यात्रा से, तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जल्दी हमारा चेक इन भी हो गया। तो हमने एंट्री कर ली है और शायद हमें लगेज में भी काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही वेब चेक इन है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप कहीं भी फ़्लाइट से जा रहे हैं तो डिजी यात्रा के थ्रू पहले ही वेब चेक इन करा लें, तो जिससे आपको लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और इसकी पूरी डिटेल के लिए हमने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ हार्ड कॉपी टिकट्स के ले ली, और उसके बाद हमारा जो लेदर का सामान होता है, जो मोबाइल होता है, जो भी छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं, वो एक ट्रे में रखनी होती हैं, जिसे चेक कराना होता है। उसके बाद हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच गए और हमने कुछ खाया पिया, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। और उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो चुका था, तो हम चल पड़े अपनी फ़्लाइट की तरफ। और साथियों, एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर आप वेट का भी ध्यान रखें। अगर आप फ़्लाइट के थ्रू जा रहे हैं तो आप को पता होगा कि नॉर्मल टिकट पर 15 केजी आप लगेज ले जा सकते हैं और 7 केजी कैरी कर सकते हैं। तो बाकी आप इसे इंक्रीज़ भी करा सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी ट्रिप पर जा रहे हैं, ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, हम पहुँच चुके हैं लगभग अपनी फ़्लाइट के नज़दीक। यहीं कहीं हमारी भी फ़्लाइट खड़ी होगी। तो आपको बता दूं कि ये जो ट्रिप है, ये अनिकेत का फर्स्ट ट्रिप है बाय एयर, मेरे साथ और मम्मी जी बाबूजी के साथ, साथ ही कार्तिकेय के साथ भी ये पहला ही ट्रिप है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। और माता रानी का बुलावा मुझे लगता है आ चुका है, क्योंकि ये हमारी जो ट्रिप थी वो काफ़ी जल्दी में ही बनी है, 10-12 दिन पहले। उससे पहले हमारा प्लान तो था, बट कंफर्म नहीं था कि कब जाना है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जाना चाहते हैं कहीं भी फ़्लाइट से, तो फ़्लाइट की टिकट पहले ही कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में फ़्लाइट की टिकट काफ़ी रेट बढ़ जाते हैं। ये फ़्लाइट की टिकट हमें डबल रेट्स में मिली है। अगर हम पहले प्लान कर लेते तो ये हमें काफ़ी सस्ती पड़ती अभी के प्राइस के हिसाब से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो पहले से ही टिकट्स बुक कर लें। और ट्रेन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ट्रेन की टिकट्स भी जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं। आप वैष्णो देवी का प्लान कर रहे हैं तो ट्रेन या जिससे भी आप जाना चाहते हैं तो उसे टाइम से ही बुक कर लें। और जो श्राइन बोर्ड है, उस वेबसाइट पर जाना ना भूलें। आप अपनी यात्रा के बारे में जब भी सोचें, जब भी प्लान करें, तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं माँ वैष्णो देवी की, तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी वहाँ से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक कार भी आप बुक कर सकते हैं वहाँ से। और वहाँ पर जो रूम अवेलेबल हैं भवन के पास, वो भी आप वहीं से बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यात्रा पर्ची आपको लेना कंपलसरी है, चाहे वो आप वहाँ जाकर लें ऑफलाइन या ऑनलाइन करा लें। ऑनलाइन में आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आपको बहुत लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो हमने अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। तो देखिए, बात करते करते बस जम्मू में आ चुके हैं, और लगभग इस फ़्लाइट में हमें 1 घंटा 25 मिनट लगे हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जल्दी हम जम्मू में पहुंच गए। और यहाँ से हम टैक्सी करने का सोच रहे हैं, बट अभी पता नहीं है कैसे करेंगे, क्योंकि पहले से हमने कुछ बुक नहीं किया है सिवाय होटल के। तो हम यहाँ पर लैंड कर चुके हैं जम्मू में, और अब हमें अपना लगेज लेना है। हमने अपना लगेज
कलेक्ट किया तभी हमें दिखा कि यहाँ पर प्रीपेड टैक्सी काउंटर भी है। बाहर निकलते ही हमने तुरंत कटरा के लिए टैक्सी की और हमें टैक्सी में पता चला टैक्सी वाले भैया से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भीड़ आ रही है और काफ़ी पीक टाइम है, तो आप जो दर्शन है वो रात के समय शुरू करें। और टेम्परेचर भी यहाँ अच्छा खासा है, ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह कुछ नहीं है। जैसे आपको दिल्ली में टेम्परेचर मिलता है उससे 1-2 डिग्री का ही डिफरेंस है बस, और बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। तो दोस्तों अभी हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम देखते हैं होटल में जाके, और हमने होटल पहले ही बुक कर लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहुँच चुके हैं द फन रेजिडेंसी। ये एक 4 स्टार होटल है और ये हमारा होटल का रूम है 509। तो आपको दिखाते हैं कैसा है ये यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बाकी जो हमने होटल देखे थे वो उतने अच्छे हमें नहीं लगे, तो इस वजह से इसको चूज़ किया गया। और देखिए काफ़ी क्लीन है सारी चीज़ें, और हमारा लगेज पहुंच चुका है। तो रूम काफ़ी अच्छा है और स्पेशियस भी है। और ऐसा ही सेम रूम मम्मी जी बाबूजी का भी है, तो वहाँ पर भी ये जस्ट हमारे बगल में उनका रूम है। और आप देखिए ये जो विंडो व्यू है ये काफ़ी शानदार है। तो यहाँ से माता रानी की चढ़ाई भी दिख रही है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ से ड्रॉप मिला था बाणगंगा तक, तो हमने रात के समय सोचा कि चलिए हम रात में ही यात्रा करते हैं, क्योंकि होटल वाले ने भी हमें सजेस्ट किया था। तो हम निकल चुके बाणगंगा के लिए। पर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमें एक दिक्कत हुई कि हमारी जो यात्रा पर्ची थी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थी, जो हमने यात्रा पर्ची बुक की थी सबके लिए। बट हमने रात को यात्रा शुरू कर दी तो उसकी डेट अलग हो गई। उसकी वजह से हमें बाणगंगा से वापस कटरा बस स्टैंड आना पड़ा और ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेनी पड़ी, जिससे हमारा 1 घंटे का समय बर्बाद हुआ। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप जिस दिन भी यात्रा शुरू करना चाहते हैं उसी दिन की यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करें। अदरवाइज़ आप कटरा बस स्टैंड से ऑफलाइन कभी भी ले सकते हैं, बस वहाँ पर थोड़ी आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और वापस हम बाणगंगा पहुँचे, उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू करी। और यात्रा पर्ची बहुत कंपलसरी है, उसके बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते। और एक और आपको बात बता दें कि हमें टैक्सी वाले भैया ने बताया, और हमने काफ़ी वीडियोस देखी थी यूट्यूब, तो जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर एक यात्रा सिम भी चलती है जो यहाँ काम करती है। अदरवाइज़ आपकी जो सिम है वो यहाँ पर नहीं चलेंगी। अगर जो भी प्रीपेड सिम है, पोस्ट पेड सिम चलती हैं ओनली। तो अगर आपके पास भी प्रीपेड सिम है तो आप यहाँ पर आते ही 250-350 के बीच में आपको सिम मिल जाएगी। तो हमने भी 2 सिम ली, एक बाबूजी के फ़ोन में, एक अनिकेत के फ़ोन में, ताकि कांटेक्ट बना रहे। तो आप भी इसे ज़रूर ले लें ताकि आप अपने लोगों से संपर्क में रहें। रात में हमने यात्रा शुरू करी तो हमने देखा बहुत सारी पालकी घोड़े थे, और हमारी जो मम्मी जी थी वो नहीं चल सकती थी ज़्यादा, तो हमने स्टार्टिंग में ही पालकी कर ली, जिसकी वीडियो नहीं बनाई है हमने। और हमने घोड़े लिए थे। मैं कार्तिकेय के साथ बैठी थी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। छोटे बच्चे के साथ घोड़े पे बैठना, खुद को संभालना, साथ में बच्चे को भी संभालना, तो ये मुश्किल था। बट माता रानी की कृपा रही और सब कुछ हो गया अच्छे से। तो हमने यहाँ अधुकारी तक के लिए घोड़ा और पालकी किए और हम चल दिया अधुकारी की तरफ। और जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो पैदल चढ़ाई कर रहे थे, तो हम उन्हीं के पीछे पीछे उसी रोड पर चल दिए। बट बाद में पता चला कि वहाँ पर पालकी और घोड़े नहीं चलते हैं। और उससे पहले हमने यहाँ डिनर किया। डिनर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, रात का वक्त था, काफ़ी सारा जो सामान है वो ख़त्म हो चुका था, तो कुछ ही ऑप्शंस थे। तो हमने यहाँ पर डिनर करने के बाद अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट की। और इस यात्रा को करते वक्त काफ़ी थकान तो हो ही जाती है, पर जो माता रानी है वो काफ़ी सपोर्ट करती है अपने भक्तों को। मुझे लगता है आपको अंदर से प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली कहीं ऐसे रूट पर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी हिम्मत दी माता रानी ने, और हम अपने बच्चे के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से जा पाए माता रानी के दरबार तक। पर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चा है, तो आप दूसरा रूट लें जिस पर घोड़े चलते हैं, जिस पर पालकी चलती है, और उस रूट से जाएं। और स्टार्टिंग में ही पालकी या घोड़ा कर लें
ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप बीच में से भी घोड़ा या पालकी हायर करेंगे तो भी आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको जो रेट हैं वो पूरे ही देने पड़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और आपको बता दूं वहाँ पर वॉकर भी चलते हैं। खैर हम अपना वॉकर लेकर गए थे, कैरी कर कर गए थे, बट वहाँ पर आप वॉकर ले भी सकते हैं रेंट पर, जिसमें आपको एक बंदा भी मिलता है जो आपका वॉकर चलाता है। वो आपका बच्चा या कुछ छोटा मोटा सामान लेकर भी चलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुज़ुर्गों को भी वो लोग बिठा लेते हैं अपने वॉकर पर, बट काफ़ी हाई रेट चार्ज करते हैं। तो हमने मम्मी जी के लिए बीच बीच में वॉकर किया था, और वॉकर वाले काफ़ी हाई चार्ज करते हैं और बोलते 2 किलोमीटर आपको छोड़ देंगे, बट वो 1 किलोमीटर से ही आपको छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप पॉइंट टू पॉइंट ही वॉकर को हायर करें और उस पॉइंट से पहले उसको ना छोड़ें। और उसके बाद जब हम भवन पहुँचे तो क्लॉक रूम में भी काफ़ी भीड़ थी, और इसलिए हमने ग्रुप में दर्शन किए। पहले मम्मी जी बाबूजी दर्शन करने गए, उसके बाद हम दोनों दर्शन करने गए। और आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर की टिकट हमें ऑनलाइन नहीं मिली थी, बट हमने ऑफलाइन कालिका भवन से टिकट बुक की, जो कि ईजिली हमें मिल गई। और हम हेलीकॉप्टर के थ्रू नीचे आए। और हेलीकॉप्टर की टिकट जहां हमने बुक की वहां गेट नंबर 5 है एंट्री करने के लिए भवन में माता रानी के दर्शन के लिए। जनरली लोग गेट नंबर 3 से दर्शन करते हैं, बट हमने गेट नंबर 5 से एंट्री की थी। रिक्वेस्ट की कि हमारे पास छोटा बच्चा है, तो उन्होंने हमें इजीली जाने दिया। तो आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप भी रिक्वेस्ट करेंगे तो इजीली वो आपको एंटर करने देंगे, जिससे आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा बच जाएगा। और यहाँ हेलीपैड से हमने हेलीकॉप्टर लिया। पर आपको बता दूं कि भवन से अगर आप हेलीपैड जा रहे हैं और आपके साथ बुजुर्ग हैं, आपके साथ बच्चा है, तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही पालकी घोड़े कर लें। रीज़न कि बहुत स्ट्रेट चढ़ाई है, आप उस चढ़ाई को नहीं कर सकते। और हेलीकॉप्टर की टिकट मिलने के बाद आपके पास 1 से 1.5 घंटा ही होता है हेलीपैड तक पहुंचने के लिए। तो प्लीज़ आप उस समय के अनुसार चलें और स्टार्टिंग में ही चीज़ों को हायर कर लें, क्योंकि आपका बीच में भी चीज़ों को लेना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो वही चार्ज करेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो चार्ज करते हैं। तो हम नीचे आ चुके थे कटरा में। और आपको बता दूं कि हमने भैरव नाथ की दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि वहाँ पर रोपवे थी। तो वहाँ रोपवे में बहुत लंबी लाइन थी और हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम नीचे जाते हैं और वहीं दर्शन करेंगे। तो हम अगले दिन यहाँ पर आ गए, अपने होटल में ब्रेकफास्ट किया। देन हम यहाँ छोटे से मंदिर में आए जो कि कटरा में है, भैरवनाथ का काफ़ी पुराना मंदिर। इसमें हमने दर्शन किए, क्योंकि माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना कंपलसरी है। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की और अपनी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करवाई कश्मीरी उसमें। और देन हम अपने होटल आ गए वापस। उसके बाद हमने रेस्ट किया और शाम की हमारी ट्रेन थी जो जम्मू तवी से। तो जहाँ पर हमने होटल में आकर हमने रेस्ट किया और हमारी जम्मू तवी से ट्रेन थी। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। और आपको मैं बता दूं कि आप जब जम्मू आए, जब भी माता वैष्णो देवी के दरबार आएँ तो अच्छा खासा समय लेकर आएँ, लगभग 3-4 दिन लेकर आएँ। क्योंकि अगर आपको ऊपर भैरवनाथ के दर्शन भी करने हैं और उससे ऊपर भी एक पॉइंट है जहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपको अच्छा खासा समय लगने वाला है। यहाँ पर इस समय जो ये जून जुलाई का समय होता है, छुट्टियों का टाइम होता है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ पर चढ़ाई करें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करें भवन के पास अगर आपको कोई रूम मिल जाए, जैसे मनोकामना भवन में, कालिका भवन में, काफ़ी सारे यहाँ भवन हैं जिनमें रूम्स अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन भी मिलते हैं, बट वो काफ़ी पहले उसकी बुकिंग करानी होती है, तो आप उसमें बुकिंग करा सकते हैं। बट अगर नहीं मिलता है तो कोशिश करें कि आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएँ ताकि जल्दी पहुँच सकें। तो ये हमारा सफ़र था और कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे। और अगर आप रात को चढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने खाने पीने की चीज़ें कैरी करें, और आपके साथ बच्चा है तो बच्चे का सामान भी साथ में खाने पीने का कैरी करें, क्योंकि वहाँ पर शॉप सारी बंद होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं रात में आपके। और देखिए हम आ चुके अपनी ट्रेन में। हमने फ़र्स्ट एसी बुक किया था और हमें एक कैबिन मिला जिसमें 4 सीट्स थी। बाय मतलब हमारा लक था कि हमें 4 सीट्स मिल गई, क्योंकि इस ट्रेन में काफ़ी कम लिमिटेड सीट्स थी फर्स्ट एसी की। और देखिए दिल्ली पहुंचते पहुंचते बारिश भी आने लगी थी, बूंदाबांदी हो रही थी।
तो इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।